बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और उससे पहले देखेंगे कि क्या की डेफिनेशंस की हमें ज़रूरत है एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट का। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमें लिमिट से क्या मुराद होता है। अगर हम आम ज़िंदगी में भी देखें तो लिमिट से मुराद एक ख़ास पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में भी लिमिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम आम ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज़ अ वेरिएबल x टेक्स इन सक्सेशन अ सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि x एक वेरिएबल है जो कि यके बाद दीगरे यानी सक्सेशन के अंदर वैल्यूज़ जो ज़्यूम करता है या वैल्यूज़ जो टेकअप करता है वो कुछ इस तरह से हैं। 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 एंड सो ऑन। या 1/2 पावर 0, 1/2, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3 एंड सो ऑन, 1/2 पावर n एंड सो ऑन। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो हमें पता चलता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता जा रहा है। वैसे तो अगर हम पूरी ज़िंदगी भी 1/, की फॉर्म के अंदर नंबर्स को लिखते जाएंगे तो वो ज़ीरो एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन ज़ीरो के करीब तरीन चला जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमें बता रही है कि x जो वेरिएबल है, जो डिफरेंट वैल्यूज़ को अज्यूम कर रहा है, जो डिफरेंट वैल्यूज़ को टेकअप कर रहा है, वो वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, वो डिक्रीज़ होती जा रही है। और हमें पता है कि वैल्यूज़ जब डिक्रीज़ होती जाती हैं तो वो ज़ीरो को अप्रोच करती हैं, ज़ीरो की तरफ बढ़ती जाती हैं। वी नोटिस फ्रॉम द अबव x इज़ बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इंक्रीजेस एंड कैन बी मेड स्मॉलर। हम n को जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं, यानी इन नंबर्स को जैसे ही हम इंक्रीज़ करते हैं तो होता क्या है एक्चुअली कि जो हमारे पास जवाब निकलेगा वो और कम होता चला जाएगा, यानी कि वो ज़ीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी n जितना हम बड़ा करते हैं, सफिशेंटली लार्ज करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्ड जो x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x इज़ सिम्बोलिकली रिटन एज x अप्रोचेज टू ज़ीरो and is read as x approaches to 0 और x tends to 0। यानी हम इसको क्या कहेंगे कि x जो है वो 0 की तरफ टेंड करता है या x 0 को अप्रोच करता है। x approaches to 0 is different from x equal 1। हमें यहाँ से पता चला है कि x जो है हमारा वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो 0 एग्जैक्टली नहीं है। सो x अप्रोचेज टू 0 जो है वो डिफरेंट होगा x इक्वल टू 0 के। x अप्रोचेज 0 मीन्स x इज़ वेरी क्लोज टू 0, यानी x बिल्कुल 0 के करीब तरीन हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है, बट नॉट एक्चुअली 0। x इक्वल 0 मीन्स x इज़ एक्चुअली 0, x इज़ एग्जैक्टली 0। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि x इक्वल 0 या इक्वल 1 होने से मुराद ये है कि x का जवाब बिल्कुल 0 के बराबर है, यानी वो खुद 0 है। जबकि अप्रोच करने से मुराद ये है कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सपोज x अज्यूम्स इन सक्सेशन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज़ टेक अप करता है। 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, फिर 1 लाख एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर n एंड सो ऑन। यानी ये डिफरेंट वैल्यू, अगर आप गौर करें तो ये वैल्यूज़ जिस तरह आगे की तरफ बढ़ रही हैं वैसे ही ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं, यानी ज़्यादा हो रही हैं। तो फिर x क्या करेगा? सो इट इज़ क्लियर x इज़ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एज n इंक्रीजेज। यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जब हम बढ़ाएंगे तो x बड़ा होता चला जाएगा, वो स्मॉलर नहीं रहेगा। इस फिनोमिना को जब हम x को सफिशेंटली लार्ज करते हैं तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि x किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी एक अननोन नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन वो बहुत लार्ज एक क्वांटिटी है। बहुत लार्ज नंबर को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। x अप्रोचेज टू a कोई भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी x अप्रोच a से क्या मुराद है?
एक्स इज़ वेरी क्लोज टू ए, यानी ये लिमिट से मुराद हम ये लेते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास ये आ जाता है कि एक्स अप्रोचेस टू सपोज 5 है, तो इसके मुराद ये होगा कि एक्स 5 के बिल्कुल क्लोज तरीन है, बिल्कुल करीब तरीन है, लेकिन वो एग्जैक्टली 5 नहीं है, बट डिफरेंट फ्रॉम ए, फ्रॉम दी अबव, फ्रॉम दी लेफ्ट साइड या फ्रॉम दी राइट साइड। यानी लेफ्ट साइड से अगर हम बात करें या राइट साइड से बात करें तो एक्स जो है ना वो ए से डिफरेंट है। ए के करीब तरीन तो ज़रूर है लेकिन ए से डिफरेंट है। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन है जो इसी बुक के अंदर है, उसको हम देखते हैं। हायर मैथमेटिक्स में ये लिमिट की डेफिनेशन थोड़ी सी हम और तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिमिट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल करेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी एक फंक्शन मौजूद है और उसकी आपने लिमिट लेनी है। किसकी लेनी है? जिस तरह हमने पीछे फंक्शन की डेफिनेशन को देखा था कि एक फंक्शन है, यानी वो फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करते हैं, अब उसकी आपने लिमिट लेनी है। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल, यानी कोई भी फंक्शन है वो एक ओपन इंटरवल पे डिफाइन है। ओपन इंटरवल पे डिफाइन होने से ये मुराद है कि जो एंड पॉइंट्स है वो उसमें शामिल नहीं है, बाकी हर किसी के ऊपर उसका जवाब निकल आता है। नियर द नंबर ए, यानी वो ए कोई नंबर है, वो 5 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, उसके करीब तरीन वो डिफाइन है। हो सकता है ए के ऊपर उसका जवाब ना निकले, क्योंकि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू के अलावा होती है। नॉट एट ए, इफ एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल, यानी अगर आप ए को लेते हैं कि आपने ए के ऊपर लिमिट लेनी है, तो अगर आप लेफ्ट साइड से ए की तरफ आते हैं या राइट साइड से ए की तरफ आते हैं, मान लें कि ये ए है, आप फंक्शन को इस साइड से लाते हैं या इस साइड से लाते हैं, तो जब वो इसके करीब तरीन पहुंच जाता है, यानी ए के जब वो करीब तरीन आ जाता है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से करीब तरीन आ जाता है, तो हमें कोई वो जवाब देता है। चूँकि जो फंक्शन होता है वो हर किसी वैल्यू के ऊपर डिफाइन होता है अदर देन ये लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर। हो सकता है वो लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर डिफाइन ना हो, इसकी मैं वजाहत करूंगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके अलावा यानी आप लेफ़्ट साइड से यहाँ पर आएँ या राइट साइड पे यहाँ पर आएँ, जब आप वो वैल्यू फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो आपका जवाब कोई ना कोई निकलेगा, उसे हम सपोज कर लेते हैं कि वो एल है, और वो जो जवाब निकलेगा उसे हम लिमिट कहेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन कहेंगे। तो यानी अगर आप बिल्कुल करीब तरीन वैल्यू ए के इस फंक्शन में दर्ज करते हो तो उसका जो जवाब आएगा वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा, भाई उससे ज़्यादा उसका जवाब नहीं हो सकता, वही उसका जवाब हो सकता है। उसके बाद आगे हम करते हैं जी सैंडविच थ्योरम। सैंडविच का मुराद हम ये लेते हैं, जिस तरह ये मेरे हाथ हैं, इनके दरमियान कोई चीज़ होगी तो उसको हम सैंडविच कहेंगे। अच्छा, तो फंक्शन अगर हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास 3 फंक्शन होने चाहिए। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल्स कंटेनिंग सी। कंटेनिंग सी कोई नंबर है जो लिमिट है जिसको हम फाइंड करेंगे, एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। इफ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एल है और एक्स अप्रोचेज टू सी एच ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो भी एल है, तब आप याद रखिए कि वो जो दरमियान वाला फंक्शन है उसका भी वही लिमिट होगी। यानी इससे क्या मुराद हुई? सैंडविच थ्योरम ये स्टेट करती है कि अगर आपके पास 3 फंक्शंस हैं और जो एंड के ऊपर फंक्शंस हैं, जो उनकी लिमिट होगी, जो एंड वाले फंक्शंस की लिमिट होगी, वही आपके सेंटर वाले फंक्शन की लिमिट होगी। अगर इसका जवाब 5 है, इसका जवाब भी 5 निकल आता है, तो इस वाले का जवाब भी 5 ही निकलेगा। ये सैंडविच थ्योरम स्टेट करती है। नोट मैनी प्रॉब्लम्स अराइज दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली evaluated by algebraic technique, so we need geometrical arguments। कई ऐसे हमारे पास चीज़ें आती हैं कि जो लिमिटिंग से या डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती हैं, फिर हम उनको सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। तो इसी तरह का एक थ्योरम को हम देखते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल 1 है। अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 डालते हैं तो ये 0 ओवर 0 आ जाता है। ज़ाहिरी तौर पर ये 0 ओवर 0 बनेगा, तो लेकिन 1 कैसे आता है ये ज़ाहिरी तौर पर तो हमें मुमकिन नहीं लगता, लेकिन ज्योमेट्री की मदद से हम देखेंगे कि ये किस तरह से सही होता है। इस थ्योरम को आपने याद रखना है। इससे मुराद ये है कि ये दोनों का अगर एक जैसे आ जाएं, ये दोनों यानी साइन के अंदर जो एंगल है और वही नीचे हो, और लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 करे तो 1 आएगा। इसकी एक मिसाल और देख लें। लिमिट अगर है हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें थीटा अप्रोचेज टू एक्स अप्रोचेज टू 0 कर ले, तो फिर क्या होना चाहिए? साइन एक्स ओवर एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5x है तो यहाँ 5x होना चाहिए, और x अप्रोच किसको करना चाहिए? 0 को। मसलन x अगर 0 को अप्रोच करता है और हमारे पास यहाँ 5x है और नीचे भी 5x है, तब ये 1 हो जाएगा। ये आपने याद रखना है।
तो इस थ्योरम को अगर हम देखते हैं ज्योमेट्रिकली, इसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से इसको हम करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक सर्कल है। एक सर्कल कैसा है? जिसका रेडियस यूनिट है, यानी यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल से मुराद जिसका रेडियस क्या होता है? 1 होता है। हमने एक सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का फासला रेडियस है जो 1 है, और इसको हमने इसके साथ मिला दिया और ये हमारे पास एक आर्क बन जाएगी। उसके बाद ये बी वाला जो पॉइंट है इसको ए से मिला दिया। फिर क्या किया? बी से यहाँ सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो रेडियल सेगमेंट है इसको आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या मुराद है कि यहाँ पर आपने एक टेजेंट लाइन ड्रॉ की है, ये एक टेजेंट लाइन ड्रॉ की है और इसको टेजेंट की लाइन से मिला दिया। अब हमारे पास एक्चुअली 3 चीज़ें आ जाएंगी। इस चीज़ को मैं आपको बना के दोबारा भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। यानी ये वाली शक्ल इस तरह से बनी हुई है कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल, ये फ़र्ज़ करें कि एक यूनिट सर्कल है, उसका सेंटर ये रेडियस है, इसको हमने इससे मिला दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक टेजेंट ड्रॉ करते हैं। इसको क्या करेंगे कि यहाँ से मिला देंगे, इसको हमने यहाँ मिला दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। नाम जो मर्ज़ी हम इसको बाद में दे लें। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि ये एक यूनिट सर्कल है। अब इसकी मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये एक यूनिट सर्कल था, ये ओ सेंटर है, ये सी है, ये ए है, इसको हमने नाम दे दिए, डिफरेंट नाम दे दिए। कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर इक्वल 1, थीटा इज़ इन रेडियन, यानी थीटा हम रेडियन के अंदर ले रहे हैं कि थीटा रेडियन में है। अब क्या है जी? ओ से ए और ओ से बी ये 1 के इक्वल है क्योंकि ये रेडियस हैं। अब 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। एक है ट्राइंगल ओ ए डी या ए ओ डी या डी ओ बी, जिस तरह भी लिख लें। एक है हमारे पास जी क्या है जी? ओ ए और बी। और एक हमारे पास ट्राइंगल है ओ सी और बी। एक सेक्टर है ओ ए बी और 2 ट्राइंगल्स हैं और एक सेक्टर है हमारे पास। ट्राइंगल ओ सी बी, यानी ओ सी और बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। पहले तो ये दे साइन थीटा निकालेंगे इसमें से, चूँकि हमने साइन थीटा को फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो क्या होगा जी? बी सी ऊपर आ जाएगा और नीचे ओ बी आ जाएगा। बी सी साइन थीटा आ जाएगा, ओ बी तो हमें पता है 1 है, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ट्रायंगल ओ ए डी करेंगे, ओ ए डी। इसके ऊपर टेन यहाँ से निकालेंगे, तो टेन का हमें पता है वो क्या होता है जी? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए डी और बेस हमारे पास ओ ए है। तो ए डी इक्वल आ जाएगा टेजेंट थीटा के ओ ए 1 के इक्वल आ जाएगा। अब जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा जी? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 वैसे का वैसे बेस की जगह ओ ए आ जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह बी सी आ जाएगा। ओ ए तो 1 है, बी सी की जगह क्या लिख देंगे? साइन थीटा लिख देंगे। फिर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी करेंगे। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रेडियस स्क्वायर इंटू थीटा, 1/2 रेडियस स्क्वायर इंटू थीटा। तो रेडियस का हमें पता है 1 होता है, 1 है इसमें, तो 1/2 थीटा आ जाएगा। उसको आगे चल के हम लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस की जगह 1 है चूँकि ये रेडियस था, तो ए डी की जगह क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, चूँकि छोटी ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एक्चुअली ये ओ ए सी है, ओ सी बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी 1/2 साइन थीटा, ये हमने यहाँ से निकाला है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन थीटा। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, फिर 1/2 टेजेंट थीटा आ जाएगा इसकी जगह। अब यहाँ आर की जगह हम 1 दर्ज करेंगे, ये 1/2 सबसे कट जाएगा। साइन थीटा इज लेस देन आर स्क्वायर थीटा इज लेस देन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेजेंट होता है। तो क्या है जी? ये साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हम उलट करेंगे तो हमें पता है जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। 1 ग्रेटर देन इसके आगे इस ग्रेटर देन, आप लिमिट लेंगे थीटा, इसके मुताबिक क्या करेंगे? अब लिमिट लेंगे। जब लिमिट लेंगे तो सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आखिरी कोनों वाली लिमिट 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है सेंटर के जो हमारे पास है उसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी? वो
1 आ जाए। अब आगे कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, उसको हम देखते हैं। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस फॉर विच लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एल के इक्वल है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स एम के इक्वल है। तो अगर हमारे पास फंक्शन जोन में प्लस माइनस लगा हो तो हम लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं फंक्शन तो ऊपर वाले की अलग लिमिट ले लें, नीचे वाले की अलग लिमिट ले लें। अगर हमारे पास पावर आ रही है और पावर के बाहर लिमिट है तो आप लिमिट को पावर के अंदर ले जाएं और पावर पहले लिमिट ले लें, उसके बाद जो भी पावर है वो लिख देंगे। आगे एक एग्जांपल है, ये आपने ध्यान से इसको देखना है इस एग्जांपल को, क्योंकि इसकी मदद से हम सवाल को सॉल्व करेंगे आगे एक्सरसाइज में। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल होता है एन इंटू ए एन माइनस वन। तो आप ज़रा इसको ध्यान से देख लें कि जो भी यहाँ पावर होगी ए एक्स माइनस ए, नीचे वही होना चाहिए, एक्स पावर एन है तो ये क्या आ जाएगा जी, एन आप पहले लिख देंगे और जो भी यहाँ कांस्टेंट है उसमें से एन को माइनस करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। अगर ये इस तरह लिखा है, फ़र्ज़ करें यहाँ होता है एक्स पावर 3 माइनस ए पावर 3, तो हमारे पास यहाँ आना था 3 ए पावर 2 आ जाना था, यानी 3 ए स्क्वायर इसका जवाब आ जाना था। अब ज़रा गौर करें, अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं एक्स अप्रोच ए, यानी एक्स को एक्स की जगह क्या डालते हैं, ए डालते हैं, तो ये 0/0 आ जाएगा। तो अभी हमने थ्योरम की मदद से देखा कि 0/0 डिफाइन नहीं होता। अब क्या करेंगे जी, इसको हल करने के लिए फार्मूले को ओपन करेंगे, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन को। तो ये फार्मूला को ओपन करने के लिए ज़रा इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हमारे पास हो तो हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अगर हमारे पास हो एक्स पावर 3 माइनस ए पावर 3 तो हम क्या लिखते हैं, पावर के बगैर एक दफ़ा लिखते हैं एक्स माइनस ए। फिर क्या करते हैं जी, पहली रकम का स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस होगा तो प्लस आएगा। फिर क्या करते हैं जी, ये साथ वाला ए लिख देते हैं और इस एक्स की एक पावर कम कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ए की पावर बढ़ा देते हैं और एक्स की पावर एक और कम कर देते हैं, तो एक्स की पावर 0/1 होता है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, इसी तरह हम इसको ओपन करेंगे, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, यानी पावर के बगैर एक दफ़ा लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इस एक्स की पावर में से एक कम कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये ए को साथ लिखेंगे, इस एक्स की पावर में से एक और कम कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए की पावर बढ़ा देंगे और एक्स की पावर में से एक और एन कम कर देंगे, प्लस एंड सो ऑन, प्लस एन माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की और ए की पावर एक जैसी होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये दर्ज करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ऊपर वाले की जगह ये फार्मूला आ गया, नीचे वाला वैसे का वैसे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए है। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, बाकी ये रकम रह जाएगी। इसकी जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालेंगे, ए डालेंगे, लिमिट वाला ए डालेंगे। लिमिट से मुराद वही वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ भी ए आ जाएगा, हर जगह ए लिखेंगे। जब हर जगह ए लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इनको हल करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ए पावर एन माइनस 1 बन जाएगा। तो ए पावर एन माइनस 1, ए पावर एन माइनस 1, ए पावर एन माइनस 1 एंड सो ऑन। तो ये एन तक चलता जाएगा, ए पावर एन माइनस 1। तो जब एन चलता जाएगा हमारे पास, तो n इंटू एन ए पावर एन माइनस 1 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम एक थ्योरम को देखते हैं। ये थ्योरम है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू 1 + 1 ओवर एन पावर एन इक्वल ई। अब इसको ज़रा आप गौर से देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है, यानी 1 ओवर एन आ रहा है, 1 होना चाहिए यहाँ पर और प्लस 1 ओवर एन होना चाहिए और इस ऊपर इसका उलट होना चाहिए, तो उसका जवाब ई होता है। ई ऑयलर नंबर है। इसको देखते हैं हम क्या होता है। यानी अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो, 1 + 1 ओवर एन पावर एन हो इक्वल ई हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रूफ करेंगे। किस तरह से ये होता है, लेफ्ट हैंड साइड लें और इसके ऊपर आप बाइनोमियल थ्योरम का सहारा लें। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, इसको हम ने फर्स्ट ईयर में भी देखा है कि फर्स्ट ईयर में के चैप्टर नंबर 7 में कि ये क्या होती है। तो इसको हम ओपन करेंगे, 1 + n(x) + n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 ओवर n पावर 3 एंड सो ऑन। आप ज़रा गौर करें, ये इससे कट जाएगा। यहाँ से आप कॉमन कर लें, यहाँ एक और n कॉमन करेंगे तो बाहर आके n स्क्वायर हो जाएगा, वो n स्क्वायर इससे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1 ओवर n, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 - 1 ओवर n, 1 - 2 ओवर n। अब हमें उसने खुद कहा था कि जो आपका ये x अप्रोच इन्फिनिटी को करता है, जब ये x अप्रोच इन्फिनिटी को करता है, एक्चुअली ये n है, क्योंकि यहाँ हमारा n है तो n अप्रोच इन्फिनिटी को करता है।
तो जब n अप्रोच इन्फिनिटी को करेगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 यानी बड़ा लार्ज नंबर है वो 0 होगा, 2 ओवर n भी 0 होगा, 3 ओवर n भी 0 होगा, ये 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारे 0 हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा, 1 + 1 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जब हम इनको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.718281 आ जाएगा, यानी इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। तो याद रखिए जो ई है ये ऑयलर नंबर है। ऑयलर नंबर मीन जो ऑयलर मैथमेटिशियन था उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये क्या होता है, ये 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। ई विच इज़ एन ऑयलर नंबर ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 and 3, यानी 2 से बड़ा होगा और 3 से ये छोटा होगा। अब इसकी डिडक्शन करते हैं कि डिडक्शन कैसे है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये आ जाता है 1 + x, इसका उलट आ जाता है, ऊपर फ्रैक्शन में आ जाता है, तो फिर लिमिट याद रखें 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तो ये ई के इक्वल होगा। अगर लिमिट x अप्रोच 0 करता है, a पावर x -1 ओवर x आ जाता है, तो ये log e a होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक डेफिनेशन को और कुछ थ्योरम को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। लर्निंग विद उमर फारूक पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच।